हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में दो टाइप के डिज़ाइन होते हैं। एक को हम बोलते हैं HLD, दूसरे को हम बोलते हैं LLD। HLD की फुल फॉर्म होती है हाई लेवल डिज़ाइन। इसको हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर हम ओवरऑल सिस्टम पे फोकस करते हैं। जैसे इमेजिन करो जोमेटो के बहुत सारे बिजनेसेस हैं। फूड डिलीवरी का बिजनेस है, क्विक कॉमर्स का बिजनेस है, और अभी रिसेंटली जोमेटो फूड बिजनेस में भी एंटर कर चुका है। इतने सारे बिजनेसेस के अंदर बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। हम लोग कस्टमर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, डिलीवरी पार्टनर्स हैं, डार्क स्टोर्स हैं, वेयर हाउसेज हैं। ये सभी एंटिटीज़ को कोड में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कोई एक सिंगल सर्वर नहीं होगा। यहाँ पे मल्टीपल स्मॉलर कंपोनेंट्स होंगे। हर एक कंपोनेंट की एक फिक्स्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऑर्डर को मैनेज करने के लिए एक कंपोनेंट बना रखा है, पेमेंट्स को हैंडल करने के लिए एक कंपोनेंट बना रखा है। कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है, ये सारे कंपोनेंट्स आपस में कोलैबोरेट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर। जो एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो हाई लेवल डिज़ाइन पे फोकस करते हैं। एक्सपीरियंस के साथ उनको ये समझ में आ जाता है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। फिर यहाँ पे इस तरफ है LLD की फुल फॉर्म होती है लो लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर आपने ओवरऑल सिस्टम को डिज़ाइन कर दिया। ये सिस्टम में से कोई आप एक सिंगल कंपोनेंट चूज़ कर लो। ये कंपोनेंट को आप कैसे डेवलप करोगे, कितनी क्लासेस होनी चाहिए, कौन से इंटरफेसेस बनेंगे, कौन सी क्लास कौन से इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाने हैं, ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलैबोरेट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं लो लेवल डिज़ाइन के अंदर। आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जर्नी में सबसे पहले आपको लो लेवल डिज़ाइन पे फोकस करना है। आज के वीडियो में हम लो लेवल डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, कौन सी सिचुएशन में कौन सा पैटर्न यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ों को हम कोड लिख के समझेंगे। जो बंदे इस चैनल पे नए हैं उनके लिए एक बार इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट रितेश सांगवान। मुझे सॉफ्टवेयर की दुनिया में काम करते करते 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इस चैनल के थ्रू मैं ये सारा का सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कोडिंग की दुनिया में आप सब लोगों का स्वागत है। कोडिंग की दुनिया में हम यहाँ पे अपना एक जावा कोर्स कर रहे हैं। जावा कोर्स के अंदर हम फेज़ 2 के अंदर आ चुके हैं। फेज़ 2 के अंदर हम लोग एडवांस कंसेप्ट्स के बारे में समझ रहे हैं, जावा के इकोसिस्टम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, और ये कोई एक सिंगल वीडियो नहीं है, यहाँ पे पूरी की पूरी वीडियो की सीरीज़ है। डिज़ाइन पैटर्न्स एक बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसको एक वीडियो के अंदर समराइज़ करना, बताना बहुत ही मुश्किल है। इसको मैंने 4-5 वीडियोस में ब्रेक कर रखा है। बैक टू बैक आपको यहाँ पे 4-5 वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिज़ाइन पैटर्न्स होते क्या हैं। डिज़ाइन पैटर्न्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में कॉमन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पिछले 50 सालों से किया जा रहा है। इन 50 सालों के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। ये सभी कॉमन प्रॉब्लम्स का एक स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन बना रखा है। डिज़ाइन पैटर्न बेसिकली एक आइडिया होता है। कोई भी एक प्रॉब्लम का किस तरीके से आप सॉल्यूशन करोगे, वो एक आइडिया है। डिज़ाइन पैटर्न का लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करके उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे जावा यूज़ करने वाला हूँ, बट अगर आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया तो आप किसी भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो। क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1977 में डिज़ाइन पैटर्न्स के आइडिया को सबसे पहले इन्वेंट किया। उसके बाद डिज़ाइन पैटर्न्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स पब्लिश्ड है। सबसे फेमस बुक है ये वाली, डिज़ाइन पैटर्न्स एलिमेंट्स ऑफ रीयूजेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। ये बुक 4 ऑथर्स ने मिलकर पब्लिश करी थी। बुक के पब्लिश होने के बाद बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई, और ये चारों ऑथर्स को पॉपुलरली गैंग ऑफ 4 के नाम से जाना जाता है। इस बुक के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 23 डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। आपको ये बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं सारे के सारे डिज़ाइन पैटर्न्स को कवर करने वाला हूँ। प्लस इसके अलावा हम लोग मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस में कौन से डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करते हैं उसको भी समझेंगे। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स, फिर सेकंड नंबर पे है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स, थर्ड नंबर पे है बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न्स। आज के वीडियो में हम क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स
ऑब्जेक्ट क्रिएशन की प्रोसेस पे फोकस करते हैं। कहने का मतलब है किस मैकेनिज्म को यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे। क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स का एम होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन की प्रोसेस को एफिशिएंट बनाना, कोड की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाना। जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे वो कोड कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बन जाता है, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करना है उसका क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक हम सिर्फ न्यू कीवर्ड को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाते आए हैं। आपको लगता होगा बस यही है और कुछ है ही नहीं। न्यू कीवर्ड को यूज़ करना बहुत आसान है, लेकिन ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिसमें न्यू कीवर्ड को यूज़ करना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उन सिचुएशंस के अंदर कौन सा डिज़ाइन पैटर्न एप्लीकेबल है वो आज हम समझने वाले हैं। क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स इतने टाइप के होते हैं, इन सभी को हम वन बाय वन करके समझेंगे। सबसे पहले है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न एंश्योर करता है कि किसी एक क्लास का एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए एक ग्लोबल एक्सेस पॉइंट है। किस सिचुएशन में आपको सिंगलटन पैटर्न यूज़ करना है? अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट है और आप ये चाहते हो कि उस ऑब्जेक्ट को बार बार ना बनाओ, एक बार बना के आप ऑब्जेक्ट को कैश कर लो, फिर जहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है आप कैश ऑब्जेक्ट को यूज़ करो, तो इस सिचुएशन के अंदर सिंगलटन पैटर्न एप्लीकेबल है। इमेजिन करो आपको एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस क्वेरीज सेंड करनी है। डेटाबेस पे रीड राइट ऑपरेशंस करने के लिए आप जो भी कोड लिखोगे किसी एक क्लास के अंदर लिखोगे। इस क्लास के अंदर आप डेटाबेस कनेक्शंस को हैंडल करोगे। आइडियली यहाँ पे आप एक कनेक्शन पूल बनाओगे। पूल के अंदर आप 4-5 कनेक्शंस को बना के रख दोगे। फिर जब भी आपको डेटाबेस पे क्वेरी सेंड करनी है आप पूल से कनेक्शन को मांगोगे, क्वेरी सेंड करोगे और सबसे लास्ट में पूल के अंदर कनेक्शन को रिटर्न कर दोगे। आपकी एप्लीकेशन के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट एक हैवी ऑब्जेक्ट है। आइडियली आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाने हैं। अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाओगे तो दिक्कत वाली बात है। जितने आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे उतने कनेक्शन पूल हैं आपके पास। इस तरीके से कोड लिखने में डेटाबेस पे लोड इंक्रीज़ हो जाता है और आपकी एप्लीकेशन इनएफिशिएंट बन जाती है। आइडियली आपको इस क्लास का एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे आप सिंगलटन पैटर्न को यूज़ करोगे। सिंगलटन पैटर्न को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है हम यहाँ पे कोड में चल के समझते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी IDE ओपन कर ली है, आप भी करो और मेरे साथ कोड लिख के देखो। IDE ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे सिंपल सी मेन क्लास है, मेन मेथड है। हर एक डिज़ाइन पैटर्न के लिए हम लोग अलग से क्लास बनाएंगे, अलग से पैकेज बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएशनल नाम का एक पैकेज बनाता हूँ। इसके अंदर हम सारे क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स को स्टोर करेंगे। क्रिएशनल पैकेज के अंदर मैं एक और पैकेज बनाता हूँ सिंगलटन के नाम से। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे वो क्लास बनानी है जो एक हैवी क्लास है। यहाँ पे मैं एक नई क्लास बनाता हूँ। क्लास बनाने के लिए आप यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेटाबेस ऑपरेशंस। इस क्लास के अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ डेटाबेस से रीड करने के लिए। फिर मैं यहाँ पे एक दूसरा मेथड बनाता हूँ डेटाबेस पे राइट करने के लिए। अभी यहाँ पे मैंने डमी मेथड्स बनाए हैं। इन मेथड्स के अंदर मैंने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। मुद्दे की बात है हमें सिंगलटन पैटर्न के इम्प्लीमेंटेशन को समझना है। तो ये आपका एक हैवी ऑब्जेक्ट है। हम चाहेंगे कि इस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बने, तो सबसे पहले इस क्लास का कंस्ट्रक्टर आपके पास प्राइवेट होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देता हूँ। प्राइवेट हमने इसलिए बनाया है ताकि कोई भी बंदा न्यू कीवर्ड को यूज़ करके इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बना सके। फिर हम यहाँ पे एक स्टैटिक फील्ड बनाते हैं, प्राइवेट स्टैटिक। इसका टाइप क्या होगा? इसका टाइप होगा डेटाबेस ऑपरेशंस, वेरिएबल का कोई नाम इज इक्वल टू नल। अब इस क्लास के अंदर हम लोग एक ग्लोबल एक्सेस पॉइंट बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंगल मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक डेटाबेस ऑपरेशंस गेट इंस्टेंस। ये मेथड आपका ग्लोबल एक्सेस पॉइंट है। जहाँ पे भी आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करना है आप इस स्टैटिक मेथड को कॉल करके ही यूज़ कर सकते हो। इस मेथड के अंदर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मेरा इंस्टेंस का ऑब्जेक्ट नल है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नल है तो मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड को यूज़ करके एक नया ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देता हूँ। इस मेथड के अंदर हमने चेक किया कि पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया है या नहीं बनाया है। अगर हमने पहले ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है तो हम एक बार बना देते हैं, उसके बाद हम उसी ऑब्जेक्ट को बार बार रिटर्न करते हैं। बस
इतना सा काम करना है हमें और कुछ नहीं करना है। ये हमने सिंगलटन पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक ड्राइवर क्लास बना लेते हैं। क्लास बनाने के लिए आप वापस से यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं ड्राइवर। इस क्लास के अंदर हम लोग एक मेन मेथड बनाते हैं। ठीक है, बना लिया। इसके अंदर सबसे पहले मैं गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल करके ऑब्जेक्ट निकाल के लाता हूँ। फिर मैं दोबारा से गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल करके दूसरा ऑब्जेक्ट निकाल के लाता हूँ। आइडियली ये दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो हमारा सिंगलटन पैटर्न फेल हो गया। तो मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन का यूज़ करके इनको चेक करता हूँ दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ। उसके बाद हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करके देखते हैं। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन किया मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। यहाँ पे हमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिली है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम ऑब्जेक्ट है। और हमें यहाँ पे आउटपुट देख के भी समझ में आ रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट है, दोनों का हैश कोड सेम है। क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स के अंदर सिंगलटन पैटर्न सबसे ईजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न। बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करके आप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके बना सकते हो। इसको यूज़ करके आप सेम ऑब्जेक्ट को अलग अलग स्टाइल में बना सकते हो यूजिंग द सेम कोड। किस सिचुएशन में बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न एप्लीकेबल है? अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएशन की प्रोसेस में मल्टीपल स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स ऑप्शनल हैं, कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, प्लस आप ये चाहते हो कि किसी भी स्टाइल में ऑब्जेक्ट बने, आपको सेम क्रिएशन कोड यूज़ करना है, तो इस केस में बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न एप्लीकेबल है। इमेजिन करो आपके कोड के अंदर पिज़्ज़ा नाम की एक क्लास है। पिज़्ज़ा को बनाने के मल्टीपल स्टेप्स हैं और क्लाइंट अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करके पिज़्ज़ा बना सकता है। क्रस्ट कौन सा यूज़ करना है, चीज़ यूज़ करना है या नहीं करना है, टॉपिंग्स कौन कौन सी होगी, सॉस कौन कौन से डाले जाएंगे। तो ये मल्टीपल स्टेप्स हैं और मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अब अगर आपको पिज़्ज़ा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसके दो ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो है आप यहाँ पे एक सिंगल कंस्ट्रक्टर बनाओ, कंस्ट्रक्टर के अंदर सारे पैरामीटर्स को ले लो। क्लाइंट को जब भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा वो न्यू कीवर्ड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाएगा और कंस्ट्रक्टर के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करेगा। इस तरीके से अगर आप कोड लिखोगे तो ये एक दिक्कत वाली बात है, ये बहुत गलत है। कोड देखने में ही कितना भद्दा लग रहा है। यहाँ पे क्लाइंट को समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सी जगह पे कौन सा आर्ग्यूमेंट देना है। अगर कोई आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल है तो वहाँ पे उसको नल पास करना पड़ेगा। इसका दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे बिल्डर पैटर्न को यूज़ करो। किस तरीके से यूज़ करना है हम यहाँ पे कोड में चल के समझते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे अपनी IDE ओपन कर ली है। IDE ओपन करने के बाद बिल्डर पैटर्न के लिए मैं यहाँ पे एक नया पैकेज बना लेता हूँ। इस पैकेज के अंदर सबसे पहले हम पिज़्ज़ा नाम की क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए आप यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम यहाँ पे देते हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है हम यहाँ पे सभी के लिए इंस्टेंस वेरिएबल बना देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रस्ट सेट करता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग क्रस्ट। फिर मुझे यहाँ पे चीज़ वेरिएबल सेट करना है, प्राइवेट बूलियन चीज़। टॉपिंग्स कौन कौन सी होनी चाहिए उसके लिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना देता हूँ। सॉस कौन कौन सी डालनी है उसके लिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना देता हूँ। कहने का मतलब है पिज़्ज़ा के अंदर इतने कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं। किसी बंदे को वेज पिज़्ज़ा खाना है, किसी को नॉन वेज खाना है, किसी को मेयोनीज़ यूज़ करनी है, किसी को कोई दूसरी सॉस यूज़ करनी है, तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होंगे। बिल्डर पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले इस पिज़्ज़ा क्लास के अंदर हमें एक बिल्डर क्लास बनानी है। तो सबसे नीचे जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक क्लास पिज़्ज़ा बिल्डर। क्लास की बॉडी स्टार्ट कर दी मैंने। इस क्लास के अंदर भी हम वो सेम पैरामीटर्स को कॉपी करते हैं जो हमने ऊपर डिफाइन करा है। कॉपी कर दिया मैंने। वेरिएबल्स को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं न्यू कीवर्ड को यूज़ करके एरे लिस्ट को इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। टॉपिंग्स की एरे लिस्ट को इनिशियलाइज़ कर दिया, सॉस की एरे लिस्ट को इनिशियलाइज़ कर दिया। फिर इस बिल्डर क्लास के अंदर मैं अलग अलग मेथड्स बनाता हूँ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए। क्रस्ट सेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ। इस मेथड का रिटर्न टाइप होगा पिज़्ज़ा बिल्डर। रिटर्न टाइप हम यहाँ पे वॉइड भी रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा बिल्डर रखा है ताकि क्लाइंट चेन कर सके। इसका आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग क्रस्ट। दिस कीवर्ड यूज़ करके मैंने उसको इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन कर दिया और मैंने यहाँ पे दिस को रिटर्न कर दिया।
क्रस्ट सेट करने के बाद इसी तरीके से मैं चीज़ सेट करने के लिए एक दूसरा मेथड बना देता हूँ। टॉपिंग्स को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड टॉपिंग्स नाम का एक मेथड बनाता हूँ। टॉपिंग्स बंदा मल्टीपल स्टाइल में दे सकता है, लिस्ट के फॉर्म में भी दे सकता है या फिर वेरिएबल आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में भी दे सकता है। तो उसके लिए मैं अलग से एक मेथड बना देता हूँ। एक में मैंने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ले रखा है, दूसरे में मैंने यहाँ पे वेरिएबल आर्ग्यूमेंट ले रखे हैं। मेथड के अंदर मैं टॉपिंग्स वेरिएबल के अंदर ये सारे चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ। टॉपिंग्स वेरिएबल मेरे पास एक लिस्ट है, तो उस लिस्ट के अंदर मैंने जो भी क्लाइंट ने पास करा है वो सारी चीज़ें ऐड कर दी। यहाँ पे जो भी पहले टॉपिंग्स हैं उसके अंदर एडिशन हुआ है। अगर हमें डायरेक्टली सेट करना है वेरिएबल तो उसके लिए मैं सेट टॉपिंग्स नाम का एक मेथड बनाता हूँ। यहाँ पे मैं दिस कीवर्ड यूज़ करके डायरेक्टली उसको असाइन कर रहा हूँ। पहले मैंने ऐड ऑल करके ऐड करा था, अब मैं असाइन कर रहा हूँ। इसी तरीके से सॉस के लिए भी मैं 2-3 मेथड बनाता हूँ। ऐड सॉसेस वाला एक मेथड बना दिया, सेट सॉसेस वाला मैंने एक मेथड बना दिया। ये सारे के सारे मेथड्स दिस को रिटर्न कर रहे हैं। दिस को इसलिए रिटर्न कर रहे हैं ताकि वो चेनिंग कर सकें। जो भी क्लाइंट बिल्डर को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाएगा वो चेन कर सकेगा। चेन का मतलब क्या होता है अभी हम कोड लिख के देखने वाला है। सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे एक बिल्ड मेथड बनाता हूँ। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। बिल्ड मेथड क्या करेगा, जो भी कन्फिग्रेशंस हमने सेट करे हैं वो सारे कन्फिग्रेशंस को लेके एक फुल्ली कस्टमाइज्ड ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा पिज़्ज़ा टाइप का। अब हम लोग सबसे ऊपर जाते हैं पिज़्ज़ा क्लास में और इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। इस क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होगा। प्राइवेट हमने इसलिए बनाया है ताकि कोई भी बाहर से न्यू कीवर्ड यूज़ करके इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बना सके। जिसको भी ऑब्जेक्ट बनाना है वो बिल्डर क्लास को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाए। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो पिज़्ज़ा बिल्डर टाइप का आर्ग्यूमेंट है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर बिल्डर से मैं आर्ग्यूमेंट निकाल के पिज़्ज़ा की क्लास में सेट कर देता हूँ। क्रस्ट को सेट कर दिया मैंने, सॉस को सेट कर दिया, टॉपिंग्स को सेट कर दिया, चीज़ को सेट कर दिया। अब हम लोग वापस से अपने बिल्ड मेथड के अंदर आते हैं। बिल्ड मेथड के अंदर मैं सिंपल रिटर्न न्यू पिज़्ज़ा करके लिखता हूँ और इसके अंदर मुझे एक बिल्डर आर्ग्यूमेंट देना है तो मैं यहाँ पे दिस को दे देता हूँ। सबसे लास्ट में हम यहाँ पे एक काम और करते हैं, हम यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड बनाते हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली प्रिंट करने वाले हैं तो मैं टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करता हूँ। आईडी के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड बनाना बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे कंट्रोल एन क्लिक करो अगर आप विंडोज़ पे हो, अगर आप मैक के ऊपर हो तो कमांड एन, आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप टू स्ट्रिंग को चूज़ करो, फिर आप प्रॉपर्टीज़ को चूज़ करो, उसके बाद आप ओके मार दो। आपका यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड बन के तैयार हो गया। ये हमारी पिज़्ज़ा क्लास ख़त्म हो गई। हमने यहाँ पे बिल्डर पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर लिया। एक बार मैं आप लोगों के लिए समराइज कर देता हूँ। बिल्डर पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको वो क्लास बनानी है जिस पे आप बिल्डर पैटर्न इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। हमारी यहाँ पे पिज़्ज़ा क्लास है। इस क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा आपका प्राइवेट। प्राइवेट इसलिए है ताकि कोई बाहर से न्यू कीवर्ड यूज़ करके ऑब्जेक्ट ना बना सके। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे एक बिल्डर क्लास बनाओगे। ये आपकी पब्लिक स्टैटिक क्लास होगी। पिज़्ज़ा क्लास के अंदर जो भी फील्ड्स हैं वो सारे फील्ड्स को आपको बिल्डर क्लास के अंदर कॉपी करना है। फील्ड्स को कॉपी करने के बाद आप बिल्डर क्लास के अंदर मेथड्स बनाओगे। आपके मर्ज़ी पे है आपको जो मेथड बनाना है बनाओ। जो भी कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट सेट करना चाहता है, क्लाइंट इन सारे मेथड्स को कॉल करके कॉन्फ़िगरेशन सेट करेगा। क्रस्ट सेट करना है नहीं करना है, क्रस्ट कौन सा यूज़ करना है, चीज़, टॉपिंग्स, सॉस। टॉपिंग्स को ऐड करने के अलग अलग स्टाइल में मेथड्स हैं, सॉस को ऐड करने के अलग अलग स्टाइल्स में मेथड है। सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे एक बिल्ड मेथड बनाना है। बिल्ड मेथड क्या करता है, न्यू कीवर्ड को यूज़ करके पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट बनाता है। अब वहाँ पे कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है लेकिन हम तो क्लास के अंदर हैं तो हम लोग न्यू कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक बिल्डर का आर्ग्यूमेंट दे दिया। फिर वहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के अंदर वो बिल्डर में से सारे पैरामीटर्स को निकालता है और अपने वेरिएबल में सेट कर देता है। अब हम लोग इसकी एक ड्राइवर क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए आप वापस से यहाँ पे क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं ड्राइवर। इसके अंदर हम लोग एक मेन मेथड बनाते हैं, बना लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा बिल्डर का ऑब्जेक्ट निकाल के लाता हूँ। लेके आ गया मैं ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं नॉन वेज पिज़्ज़ा बनाता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्रस्ट सेट कर देता हूँ। चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे फॉल्स सेट कर दिया। टॉपिंग्स कौन कौन सी चाहिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। सॉस कौन कौन सी चाहिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे बिल्ड मेथड को कॉल करता हूँ। बिल्ड मेथड को कॉल करके मुझे यहाँ पे एक
पिज़्ज़ा क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसको मैंने पिज़्ज़ा टाइप के वेरिएबल में असाइन कर रखा है। तो ये होता है आपका चेनिंग। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने सेट को कॉल करा, फिर दोबारा से आपने सेट को कॉल कर दिया, फिर दोबारा से आपने सेट को कॉल कर दिया। तो सेट मेथड आपके बिल्डर टाइप के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप चेनिंग कर सकते हो। इसीलिए हमने वहाँ पे दिस को रिटर्न करा था बिल्डर क्लास के अंदर से। अगर हम चेनिंग नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सेम वेरिएबल के ऊपर बार बार डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अब हमने जो नॉन वेज पिज़्ज़ा बनाया है उसको हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, वेज पिज़्ज़ा बनाता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फिर से पिज़्ज़ा बिल्डर का ऑब्जेक्ट निकालना है। निकाला मैंने ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं कुछ कन्फिग्रेशन करता हूँ। इस बार मैं क्रस्ट को अलग सेट कर देता हूँ। इस बार मुझे चीज़ चाहिए, इस बार मुझे टॉपिंग्स अलग अलग चाहिए, और मुझे सॉस चाहिए ही नहीं इस बार, तो मैंने सॉस वाले मेथड को कॉल ही नहीं करा। अब इस बिल्डर ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं वापस से बिल्ड मेथड कॉल करके पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट निकाल लेता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन यूज़ करके मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। नॉन वेज पिज़्ज़ा के जो भी कन्फिग्रेशन है हमें यहाँ पे प्रिंट हो गए, वेज पिज़्ज़ा के रिलेटेड जो भी कन्फिग्रेशन है हमें यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो दोस्तों ये होता है आपका बिल्डर पैटर्न। आपने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके बनाया। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये, यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऑप्शनल हैं, कुछ मैंडेटरी हैं। सॉस को सेट करना ऑप्शनल है, तो आपने यहाँ पे कहीं पे सॉस को सेट किया है, कहीं पे सॉस को सेट नहीं किया है। अलग अलग टॉपिंग्स को आपने सेट कर रखा है, अलग अलग क्रस्ट को आपने सेट कर रखा है। अगर हम यहाँ पे एक सिंगल कंस्ट्रक्टर बनाते और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर सारे पैरामीटर्स को लेते, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कोड। यहाँ पे कोड देखने में बहुत ही सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करके आप अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो विदाउट एक्चुअली स्पेसिफाइंग कि आपको किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लाइंट को ये पता ही नहीं होता कि वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है। क्लाइंट फैक्ट्री के पास जाता है और बोलता है मुझे इस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए। फैक्ट्री उसको उस टाइप का ऑब्जेक्ट बना के देती है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इमेजिन करो आपको एप्लीकेशन के अंदर पेमेंट प्रोसेस करनी है। पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। यूज़र क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकता है, डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकता है, यूपीआई, पेपल, फलाना ढिमाका। तो यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा? आपके पास यहाँ पे एक इंटरफेस होगा, पेमेंट प्रोसेसर। इस इंटरफेस के अंदर एक सिंगल मेथड है, प्रोसेस पेमेंट। अलग अलग स्टाइल में पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर है। यूपीआई से पेमेंट प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे एक यूपीआई प्रोसेसर है। ये पेमेंट का मॉड्यूल आपने बना के रख दिया। अब क्लाइंट को पेमेंट प्रोसेस करवानी है, तो उसको यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट वो कैसे बनाएगा? ऑब्जेक्ट बनाने के उसके पास दो तरीके हैं। या तो वो डायरेक्टली न्यू कीवर्ड को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बना ले। अगर उसको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट प्रोसेस करानी है तो वो न्यू क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट बनाएगा। अगर उसको यूपीआई से पेमेंट करानी है तो वो यूपीआई प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट बनाएगा। इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाने में दो बहुत ही बड़ी दिक्कतें हैं। नंबर 1, जो भी आपकी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं वो क्लास की इंफॉर्मेशन क्लाइंट के पास चली गई। आपने यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसर का इंटरफेस बना रखा है, तो आइडियली आप तो यही चाहोगे कि किसी भी क्लाइंट को अगर पेमेंट प्रोसेस करानी है तो वो आपके इंटरफेस को यूज़ करे। इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने की जो भी क्लासेस होती हैं वो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट तक जानी ही नहीं चाहिए। एक दिक्कत तो ये है। दूसरी दिक्कत यह है कि इमेजिन करो कल को आप इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दो या फिर कोई एक नया पेमेंट मेथड ऐड कर दो, तो ये सभी चेंजेस को क्लाइंट को अपने कोड के अंदर हैंडल करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन होता है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। आप क्या करोगे, यहाँ पे एक फैक्ट्री बनाओगे। इस फैक्ट्री के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स को बनाने का कोड लिखोगे। क्लाइंट आपकी फैक्ट्री के पास आएगा और बोलेगा मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है। इस फैक्ट्री के अंदर आप उसको पेमेंट प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करोगे। कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है ये आपके ऊपर है। क्लाइंट को ये पता ही नहीं होता कि कौन सी क्लास यूज़ हुई है। वो सिर्फ इंटरफेस को यूज़ करके आपके मेथड्स को कॉल करेगा। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है हम लोग कोड में लिख के समझते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे अपनी आईडी ओपन कर ली है, आप भी करो मेरे साथ कोड लिख के देखो। आईडी ओपन करने के बाद फैक्ट्री पैटर्न के लिए मैं यहाँ पे एक नया पैकेज
बना लेता हूँ। पैकेज बनाने के बाद इसके अंदर सबसे पहले मैं पेमेंट प्रोसेसर का इंटरफेस बनाता हूँ। इंटरफेस बनाने के लिए यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। इसका नाम हम यहाँ पे दे देते हैं पेमेंट प्रोसेसर, और हमें यहाँ पे क्लास नहीं इंटरफेस को चूज़ करना है। इसके अंदर हम लोग एक प्रोसेस पेमेंट का मेथड बनाते हैं, बनाया मैंने। अब मैं यहाँ पे एक एन्यूम बनाता हूँ। जितने भी मेरे पास पेमेंट मेथड्स हैं, सभी पेमेंट्स मेथड के लिए मैं एक एन्यूम बनाता हूँ। इसके अंदर हम लोग अपने पेमेंट मेथड्स को डिफाइन करते हैं। क्रेडिट कार्ड को डिफाइन कर दिया मैंने, यूपीआई को डिफाइन कर दिया। मल्टीपल तरीके से पेमेंट करने के लिए हम पेमेंट प्रोसेसर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर बनाता हूँ। ये क्लास पेमेंट प्रोसेसर को इम्प्लीमेंट करेगी, तो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स पेमेंट प्रोसेसर करके लिखता हूँ। इसके अंदर मैं प्रोसेस पेमेंट मेथड को इम्प्लीमेंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके लिखता हूँ प्रोसेसिंग पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड। अभी यहाँ पे ये डमी कोड है। एक्चुअल एप्लीकेशन के अंदर तो आप किसी एपीआई को कॉल करके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट प्रोसेस कराओगे। जो भी पेमेंट गेटवे होते हैं जैसे कि रेजर पे, पेटीएम वगैरह वगैरह, उनकी एपीआई को आप कॉल करोगे और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट प्रोसेस कराओगे। फिर यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट प्रोसेस कराने के लिए मैं एक यूपीआई पेमेंट प्रोसेसर क्लास बनाता हूँ। ये क्लास भी आपके पेमेंट प्रोसेसर को इम्प्लीमेंट करेगी, तो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स पेमेंट प्रोसेसर करके लिखता हूँ, और इसके अंदर भी सिंपल प्रोसेस पेमेंट को इम्प्लीमेंट करता हूँ, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके लिखता हूँ प्रोसेसिंग पेमेंट यूजिंग यूपीआई। अब मैं यहाँ पे एक फैक्ट्री क्लास बनाता हूँ। क्लास बनाने के लिए आप वापस से यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। इसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ पेमेंट प्रोसेसर फैक्ट्री। सबसे पहले इस क्लास का कंस्ट्रक्टर आपके पास प्राइवेट होगा। फैक्ट्री क्लास का ऑब्जेक्ट कोई नहीं बना सकता। फिर इसके अंदर हम लोग एक मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक पेमेंट प्रोसेसर क्रिएट पेमेंट प्रोसेसर। इसका आर्ग्यूमेंट होगा पेमेंट मेथड्स। इस मेथड के अंदर मैं सिंपल इफ़ कंडीशन को चेक करके लिखता हूँ, इफ़ मेथड्स इज इक्वल टू क्रेडिट कार्ड रिटर्न न्यू क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर, एल्स इफ मेथड्स इज इक्वल टू यूपीआई रिटर्न न्यू यूपीआई प्रोसेसर। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ थ्रो न्यू इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन इनवैलिड पेमेंट मेथड। पेमेंट करने का जो भी मॉड्यूल है ये आपके कंट्रोल में है। फैक्ट्री क्लास आपके कंट्रोल में है। क्लाइंट सिर्फ फैक्ट्री क्लास के मेथड को कॉल करके ऑब्जेक्ट निकाल के लेके आ सकता है। अब मैं यहाँ पे ड्राइवर क्लास बनाता हूँ। क्लास बना ली मैंने। इस क्लास के अंदर मैं एक मेन मेथड बनाता हूँ, बना लिया। ये ड्राइवर क्लास के अंदर आपका क्लाइंट कोड है। क्लाइंट को पेमेंट प्रोसेस करानी है। इमेजिन करो उसको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट प्रोसेस करानी है। पेमेंट प्रोसेस कराने के लिए उसको पेमेंट प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो क्लाइंट क्या करेगा, डायरेक्टली फैक्ट्री क्लास के ऊपर मेथड कॉल करके पेमेंट प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट निकाल के ले आएगा। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो प्रोसेस पेमेंट मेथड को कॉल करेगा। अगर उसको यूपीआई से पेमेंट करानी है तो सेम फैक्ट्री क्लास के ऊपर वो मेथड कॉल करके यूपीआई पेमेंट प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट निकाल के ले आएगा। इसके ऊपर भी वो प्रोसेस पेमेंट मेथड को कॉल करेगा। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो गई, यूपीआई से पेमेंट हो गई। फैक्ट्री पैटर्न को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि क्लाइंट को ये पता ही नहीं होता कि वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है। कल को अगर आप कुछ चेंजेस करते हो अपने कोड के अंदर तो वो सारे के सारे चेंजेस क्लाइंट को विजिबल नहीं होंगे। क्लाइंट स्टिल आपके फैक्ट्री मेथड को यूज़ करके ऑब्जेक्ट निकाल के लेके आ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिज़ाइन पैटर्न है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न इज सिमिलर टू फैक्ट्री पैटर्न, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न के ऊपर एक और एब्स्ट्रैक्शन लेयर को ऐड करता है। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इमेजिन करो आपके कार की फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर आप अलग अलग कंट्रीज़ के लिए कार बनाते हो। आपके कार का मॉडल है मॉडल ए। मॉडल ए को आपको अलग अलग कंट्रीज़ में सेल करना है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं। इंडिया में अलग रेगुलेशंस हैं, नॉर्थ अमेरिका में अलग हैं, यूरोप में अलग हैं। यहाँ पे आपका मॉडल सेम है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से आपको सेम मॉडल को अलग अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। इंडिया में हो सकता है आपको 4 एयरबैग की ज़रूरत पड़े, यूरोप में हो सकता है 6 एयरबैग की ज़रूरत पड़े। तो आप इसको कैसे अकॉम्प्लिश करोगे? भूल जाओ कि आप कोड लिख रहे हो। रियल लाइफ सिनारियो में आप कैसे करोगे? आप यहाँ पे एक कॉमन फैक्ट्री बनाओगे। कॉमन फैक्ट्री के अंदर आप कॉमन काम करोगे।
फिर यहाँ पे आप छोटी छोटी फैक्ट्रीज बनाओगे अलग अलग रीजन्स के हिसाब से। इंडिया के हिसाब से आपने एक छोटी सी फैक्ट्री बना दी, यूरोप के हिसाब से आपने एक दूसरी फैक्ट्री बना दी। कॉमन काम होने के बाद आप उस गाड़ी को रीजनल फैक्ट्रीज में सेंड करोगे। रीजनल फैक्ट्री में उस गाड़ी के ऊपर रीजन्स के हिसाब से कन्फिग्रेशन किया जाएगा और फिर फाइनल प्रोडक्ट आपके पास तैयार हो जाएगा। तो ये सेम लॉजिक कोड में अप्लाई होता है। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न को यूज़ करके हम रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग स्टाइल में बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पास होता है एक एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट। हमारे एग्जाम्पल में एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट है कार। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्क्रीट क्लासेस होती हैं। नॉर्थ अमेरिका के लिए नॉर्थ अमेरिका वाली क्लास, यूरोप के लिए यूरोप वाली क्लास। फिर हमारे पास होती है यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। ये आपकी कॉमन फैक्ट्री है, इसके अंदर आप कॉमन कोड लिखोगे। फिर अलग अलग रीजन्स के हिसाब से अलग अलग रीजनल फैक्ट्री होंगी। नॉर्थ अमेरिका के लिए नॉर्थ अमेरिका वाली फैक्ट्री, यूरोप के लिए यूरोप वाली फैक्ट्री। क्लाइंट को जब भी ऑब्जेक्ट बनाना है वो आपके फैक्ट्री के पास जाएगा और फैक्ट्री को बोलेगा मुझे ऑब्जेक्ट बना के दे। हम ये सारी की सारी कहानी को कोड में इम्प्लीमेंट करके समझते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे IDE ओपन कर ली है, आप भी करो, मेरे साथ कोड लिख के देखो। IDE ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री नाम का पैकेज है। इसके अंदर मैंने कोड लिखा हुआ है। हम यहाँ पे डायरेक्टली कोड को समझते हैं। सबसे पहले है मेरे पास यहाँ पे कार। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट है। इस इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड है असेंबल। इस कार को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो अलग अलग क्लासेस हैं। नॉर्थ अमेरिका के लिए नॉर्थ अमेरिका वाली कार है, यूरोप के लिए यूरोप वाली कार है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर नॉर्थ अमेरिका के हिसाब से कार को असेंबल किया जाता है। यूरोप वाली क्लास के अंदर यूरोपियन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कार को असेंबल किया जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है। कार फैक्ट्री एक क्लास है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इस क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्रिएट कार। ये आपकी कॉमन फैक्ट्री को दिखाता है। जो भी आपको कॉमन काम करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। आप इस क्लास के अंदर कॉमन काम करने के लिए कॉमन मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इस फैक्ट्री क्लास को एक्सटेंड करने के लिए हमारे पास कॉन्क्रीट क्लासेस हैं। नॉर्थ अमेरिका के हिसाब से मेरे पास है नॉर्थ अमेरिका कार फैक्ट्री। ये आपको नॉर्थ अमेरिका कार रिटर्न करती है। यूरोप के लिए मेरे पास है यूरोप कार फैक्ट्री। ये आपको यूरोपियन कार रिटर्न करती है। अभी तक आते आते हमारे कोड का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। हमारे पास यहाँ पे होगा एक एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट कार। इस एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्क्रीट क्लासेस हैं, नॉर्थ अमेरिका वाली कार, यूरोप वाली कार। फिर यहाँ पे है एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्क्रीट फैक्ट्रीज हैं। नॉर्थ अमेरिका के लिए नॉर्थ अमेरिका वाली फैक्ट्री, यूरोप के लिए यूरोप वाली फैक्ट्री। फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है आपका क्लाइंट कोड। क्लाइंट कोड मैंने यहाँ पे ड्राइवर क्लास में लिखा हुआ है। इसके अंदर क्लाइंट क्या करता है, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट को बनाता है। उस फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट पे वो क्रिएट कार मेथड को कॉल करता है, उसको यहाँ पे कार का ऑब्जेक्ट मिलता है। इसी तरीके से वो यहाँ पे यूरोप कार फैक्ट्री को बनाता है, उसको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कार फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलता है। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्रिएट कार मेथड को कॉल करता है, तो उसको यहाँ पे यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कार मिलती है। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे असेंबल मेथड कॉल किया हुआ है। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। यहाँ पे क्लाइंट ने न्यू कीवर्ड का यूज़ करके नॉर्थ अमेरिका फैक्ट्री को बनाया है या फिर यूरोपियन फैक्ट्री को बनाया है। तो क्लाइंट के पास इतनी इन्फॉर्मेशन तो होती है कि वो किस फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट को बना रहा है। आप चाहो तो ये इन्फॉर्मेशन भी क्लाइंट से हाइड कर सकते हो। आप एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री और फैक्ट्री पैटर्न दोनों को कंबाइन करके ये चीज़ अचीव कर सकते हो। इसको करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एन्यूम बनाता हूँ। रीजन नाम का मैंने यहाँ पे एक एन्यूम बना दिया। इस एन्यूम के अंदर मैं अपने रीजन्स को स्पेसिफाई करता हूँ, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। फिर फैक्ट्री क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मैं एक और फैक्ट्री क्लास बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ कार फैक्ट्री, और इसके अंदर मैं यहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक मेथड बनाता हूँ क्रिएट कार फैक्ट्री। ये वाला मेथड आपके रीजन के ऑब्जेक्ट को लेगा और यहाँ पे इफ़ कंडीशन का यूज़ करके मैं नॉर्थ अमेरिका कार फैक्ट्री को रिटर्न करता हूँ या फिर यूरोपियन कार फैक्ट्री को रिटर्न करता हूँ। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करके लिखता हूँ इनवैलिड रीजन। अब मैं वापस से अपने ड्राइवर क्लास के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैंने जो न्यू कीवर्ड का यूज़ करके नॉर्थ अमेरिका वाली फैक्ट्री बनाई है या यूरोप वाली फैक्ट्री बनाई है, इसको मैं हटा के डायरेक्टली अपने फैक्ट्री
क्लास के ऊपर मेथड कॉल करके रीजन को पास कर सकता हूँ। नॉर्थ अमेरिका के लिए मुझे नॉर्थ अमेरिका वाली फैक्ट्री मिल जाएगी, यूरोप के लिए मुझे यूरोप वाली फैक्ट्री मिल जाएगी। अब मैं वापस से प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। कहने का मतलब है दोस्तों, आप मल्टीपल पैटर्न्स को आपस में कंबाइन कर सकते हो। यहाँ पे मेरे को एक प्रॉब्लम दिखी कि क्लाइंट डायरेक्टली कॉन्क्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा था, कॉन्क्रीट फैक्ट्री क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा था। अगर मैं चाहूँ तो उस चीज़ को भी क्लाइंट से हाइड कर सकता हूँ, उसके ऊपर एक और पैटर्न को इम्प्लीमेंट करके। मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री और फैक्ट्री दोनों को कंबाइन कर दिया। आप अपने कोड के अंदर कितने भी पैटर्न्स को आपस में कंबाइन करके आपके यूज़ केस के हिसाब से कोड लिख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न। प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट्स की कॉपी बना सकते हो विदाउट मेकिंग योर कोड डिपेंडेंट ऑन देयर क्लासेस। इमेजिन आपके पास यहाँ पे एक क्लास है और इसका एक ऑब्जेक्ट है। अब आपको इस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट सेम डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो कैसे बनाओगे? एक तरीका तो है कि आप न्यू कीवर्ड को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ को नए ऑब्जेक्ट में कॉपी कर दो। ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। ये तरीका तब काम करेगा जब ये क्लास आपके कंट्रोल में है। इमेजिन करो ये क्लास किसी थर्ड पार्टी डेवलपर ने बनाई है, तो आपको यहाँ पे पता ही नहीं है कि कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ को कैसे कॉपी करना है। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जो प्राइवेट होंगी, तो आप उन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस भी नहीं कर पाओगे। तो इस सिचुएशन में जो भी थर्ड पार्टी डेवलपर होगा वो प्रोटोटाइप पैटर्न को इम्प्लीमेंट करेगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे एक इंटरफेस बनाएगा, कॉमन इंटरफेस। जो भी क्लास कॉपी होना चाहती है वो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। क्लाइंट उस इंटरफेस के मेथड को कॉल करके डायरेक्टली ऑब्जेक्ट की कॉपी बना सकता है। हम इसको कोड में इम्प्लीमेंट करके समझते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी IDE ओपन कर ली है। IDE ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न के लिए एक नया पैकेज बना लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं अपना एक इंटरफेस बनाता हूँ। इंटरफेस का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ प्रोटोटाइप्ड, और ये एक इंटरफेस है। आप इंटरफेस को चूज़ करो, ओके करो, आपका इंटरफेस बन के तैयार हो गया। जो भी क्लास कॉपी होना चाहेगी वो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। अब इस इंटरफेस के अंदर हम लोग एक मेथड बनाते हैं। क्रिएट प्रोटोटाइप का मैंने एक मेथड बनाया। इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा हमें नहीं पता। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते, वरना हमें वहाँ पे कास्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें इंटरफेस को जेनेरिक बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करके यहाँ पे लिखता हूँ T, और इस मेथड का रिटर्न टाइप होगा T। अब मैं एक ऐसी क्लास बनाता हूँ जिसको हमें कॉपी करना है। क्लास का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ यूज़र। यूज़र क्लास के अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करता हूँ। प्राइवेट इंट ID, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, तीनों पैरामीटर्स को लेता हूँ, दिस कीवर्ड यूज़ करके इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ। इस क्लास के अंदर हम लोग एक टू स्ट्रिंग मेथड बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दिया। अब ये वाली क्लास प्रोटोटाइप्ड वाले इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। तो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स प्रोटोटाइप्ड करके लिखता हूँ, और यहाँ पे जेनेरिक टाइप पैरामीटर होगा यूज़र क्लास। यूज़र क्लास खुद कॉपी होना चाहती है, और कॉपी होने के बाद वो चाहती है यूज़र क्लास का ही ऑब्जेक्ट मिले। तो यहाँ पे टाइप पैरामीटर है यूज़र। जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा, मेरे को यहाँ पे एक एरर दिख रही है। मेरे को मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो मैंने इंटरफेस में डिफाइन करा है। मेथड को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, और इस मेथड के अंदर मैं एग्जैक्टली डुप्लीकेट कॉपी बना के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक ड्राइवर क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ ड्राइवर। इसके अंदर मैं एक मेन मेथड बना लेता हूँ। बना लिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। बनाया मैंने, ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट प्रोटोटाइप मेथड को कॉल करके ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट सेम डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन का यूज़ करके इक्वालिटी चेक करता हूँ। अगर दोनों इक्वल है तो मैं यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करता हूँ, प्रोटोटाइप पैटर्न फेल्ड। इसके बाद मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके दोनों ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट कर देता हूँ। ड्राइवर क्लास के अंदर आपका क्लाइंट कोड है। आप इस कोड को ध्यान से चेक करो। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाई है, लेकिन हमारा क्लाइंट कोड थर्ड पार्टी क्लास पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी क्लास है यूज़र क्लास। हमें ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि यूज़र क्लास के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ को कैसे कॉपी करना है, कौन सी प्रॉपर्टी को कॉपी करना है, कौन से को स्किप करना है। हमने यहाँ पे क्रिएट प्रोटोटाइप मेथड को कॉल करके ऑब्जेक्ट का कॉपी बनाया।
ये यूज़र क्लास की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट कैसे बना के दे। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। दोनों ऑब्जेक्ट्स बराबर नहीं हैं, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप यहाँ पे यूज़र क्लास को ध्यान से देखो। अभी इतना सा कोड देख के आपको ये लग रहा होगा कि यार ये प्रोटोटाइप पैटर्न को इम्प्लीमेंट करना तो एवं वेस्ट ऑफ टाइम है। यहाँ पे हमने फालतू का इंटरफेस बनाया। यहाँ पे क्लास के अंदर हमारे पास सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, आईडी, नेम, ईमेल। इमेजिन करो आपके क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड लिखा हुआ है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इट्स बेस्ट कि आप प्रोटोटाइप पैटर्न को इम्प्लीमेंट करो कॉपी बनाने के लिए। आइडियली क्लाइंट को थर्ड पार्टी क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि प्रोटोटाइप पैटर्न ऑब्जेक्ट क्लोनिंग के बिल्कुल सिमिलर है। पुराने वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्लोनिंग के कंसेप्ट को समझा था। वीडियो का लिंक आपको ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लोनिंग के अंदर भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट क्लोनिंग जावा इम्प्लीमेंट करता है। जावा के अंदर नेटिव मेथड होता है क्लोन करने के लिए, तो वहाँ पे कंट्रोल जावा के पास होता है। प्रोटोटाइप पैटर्न को इम्प्लीमेंट करके कंट्रोल हमारे पास आता है। यहाँ पे यूज़र क्लास के अंदर हमने क्रिएट प्रोटोटाइप मेथड को इम्प्लीमेंट करा है, तो हमें पता है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी को कैसे कॉपी करना है। हम यहाँ पे शैलो क्लोनिंग से भी बच सकते हैं। यूज़र क्लास अगर किसी और क्लास के रेफरेंस को होल्ड करती है तो आप उस रेफरेंस की भी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो। क्लोनिंग के अंदर ये सब नहीं होता। यहाँ तक आते आते हम लोगों ने क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स को ख़त्म कर दिया। इन समरी, क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन की प्रोसेस पे फोकस करते हैं। हमारे कोड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है हम किस तरीके से अपने कोड को स्ट्रक्चर करते हैं, कौन से क्लासेस हैं, कौन से इंटरफेसेस हैं, कौन सी क्लास कौन से इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। ये डोमेन आता है आपके स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स में। फिर सेकंड चीज़ होती है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को बनाना। ऑब्जेक्ट को बनाने का डोमेन है क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स। थर्ड चीज़ आती है ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलैबोरेट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट के मेथड्स को कैसे कॉल करते हैं। ये आते हैं आपके बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न वाले डोमेन में। आज के वीडियो में हमने क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स को ख़त्म किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स को समझेंगे। अगर आज के वीडियो को लेके आपको कोई भी डाउट है गाइस, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। आज के वीडियो का सारा कोड आपको गिटहब पे अवेलेबल है। कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो ख़त्म होने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ शेयर करो। मेरे कंटेंट की कंटेंट डिस्कवरी ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है। यूट्यूब बहुत ही गलत ऑडियंस को मेरा कंटेंट दिखा रहा है। कुकिंग रेसिपीज़ में मेरा कंटेंट रिकमेंड हो रहा है, मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वाई। अभी जो भी मेरे करंट सब्सक्राइबर्स हैं वो सही हैं। अगर आपको चैनल पे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हो सकता है उसकी भी कोई मदद हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।